Hello everyone and I welcome you all to my YouTube channel The Indian Diplomat। आज दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है? इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें अगर हम देखें तो जो इंडिया का स्टैंड है वो कुछ बहुत अलग है। जो जैसे इंडिया रशिया यूक्रेन में एक क्लियर स्टैंड ले लिया था कि नहीं, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दिखाएंगे, हम किसी की साइड नहीं है और हमें जो सही लगेगा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। बहुत क्लियर कट स्टैंड था। आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर की रील्स वायरल होती थी, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिया का पक्ष रखते थे। बट इस इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में आप देखेंगे कि ये मिसिंग है। इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस बरती हुई है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। इंडिया ने ट्रेडिशनली पैलेस्टीन को सपोर्ट क्यों किया है, कहाँ से और क्यों हम इसराइल की तरफ शिफ्ट होने लगे, करेंटली इंडिया का जो साइलेंस है वो क्यों है और आगे इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल का फॉर्मेशन होता है 12 अप्रैल 1948 को और उस टाइम इंडिया के जो लीडर्स होते हैं, नेहरू, गांधी, ये लोग कह देते हैं कि हम धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे बनने वाले किसी भी कंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी बेसिस पे हम पाकिस्तान का विरोध करते थे, बट इसी बेसिस पे इन्होंने कहा कि ज्यूज़ के लिए अलग से एक देश बन रहा है तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। और इन लोगों ने ट्रेडिशनल पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करना, इंडिया ने अपना ऑफिशियल स्टैंड रखा। हमने यूएन में भी हमेशा पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। इसराइल का जब आया वहाँ पे रिजोल्यूशन इसराइल के एक्सेप्टेंस का, तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट किया। बट ये तो वो ऑफिशियल स्टैंड था जो इंडिया दिखा रहा था दुनिया को कि हम इसलिए इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली रीजंस और भी थे। रीजंस थे कि इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए था और अरब नेशंस जो थे वो उस समय काफ़ी थे नंबर में। एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी नॉन अलाइन मूवमेंट नाम की, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ होती थी। एज ए लीडर ऑफ दोज कंट्रीज़ इंडिया को जो मेजॉरिटी स्टैंड था उसके साथ जाना था। तो इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीन को सपोर्ट किया ताकि इंडिया का अरब कंट्रीज से एक अच्छा रिश्ता बना रहे। बट स्लोली एक चीज़ होती है, 1950s में टर्की और ईरान इसराइल को मान्यता दे देते हैं, दे रिकॉग्नाइज इसराइल। उसके बाद इंडिया भी हल्के हल्के 1953 में जाके इसराइल को परमिशन देता है कि आप मुंबई में अपना एक कॉन्सुलेट खोल सकते हैं। अभी भी इंडिया ने न्यू दिल्ली अपनी कैपिटल में एम्बेसी खोलने को नहीं अलाउ किया, बट हाँ, कॉन्सुलेट लेवल आप मुंबई में खोल सकते हैं। इतने हमारे रिश्ते चेंज होने लगे थे। हाउएवर इससे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करता रहा और इंदिरा गांधी के आने के बाद इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशंस और ज़्यादा गहरे हो गए। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो पैलेस्टीनियन लीडर थे अराफात, वो आए थे उनके फ्यूनरल में और उनको रोते हुए देखा गया था, स्पॉट किया गया था। ऐसी पिक्चर्स हैं इंटरनेट पे जहाँ पे वो रो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय इंडिया और पैलेस्टीन कितने ज़्यादा आपस में इन्वॉल्व थे। सेम पॉलिसीज़ जो इंदिरा गांधी की थी पैलेस्टीन सपोर्ट की, वो राजीव गांधी ने भी कंटिन्यू करी। बट राजीव गांधी के जाने के बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट हटी और पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई तो 1992 में इंडिया ने पैलेस्टीन के साथ ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। और अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट के आने और जाने में कि इंडिया ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अब आप याद करिए, एक अभी रीज़न बताया था मैंने कि नॉन अलाइन मूवमेंट इंडिया ने बनाया था। बट 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो गया, तो नॉन अलाइन मूवमेंट की भी रेलिवेंस कम होने लगी। तो जो हम ट्रेडिशनल सपोर्ट अरब कंट्रीज़ को देते थे उसको क्वेश्चन होने लगा। इंटरनली बीजेपी का राइज होने लगा जो कि बहुत ज़्यादा इसराइल के सपोर्ट में रहती थी। रीजनिंग आई कि जब 1962 वॉर हुई तब अरब कंट्रीज़ ने इंडिया को सपोर्ट नहीं करा। जब 1965 वॉर पाकिस्तान से हुई और 1971 वॉर पाकिस्तान से हुई तो भी अरब नेशंस ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा और इंडिया को सपोर्ट नहीं करा। तो इंडिया के अंदर से आवाज़ें आने लगी कि जब हमें ये कभी सपोर्ट करते ही नहीं है तो क्या ये बेटर पॉलिसी नहीं होगी कि एटलीस्ट हम इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को एक्सप्लोर करें, इंस्टेड कि हम अरब नेशंस के साथ उनको बेहतर करे जा रहे हैं जबकि वहाँ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है। इस सारी रीजनिंग के साथ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के होते हुए इंडिया ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में स्टार्ट किए। हालांकि हमने अपने पैलेस्टीन के रिलेशंस को एकदम ख़राब नहीं किया। 1992 में ही उनके लीडर अराफात की वापस यहाँ पे विजिट होती है
और इंडिया जस्टिफाई करता है कि हम एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे आपके और इजराइल के बीच में मीडिएशन का, हम आपको उनकी बात कम्युनिकेट करेंगे। और अराफात भी कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है, और उनका स्टेटमेंट आता है कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और हम इंडिया को रोक नहीं सकते, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह इमर्ज करेगा। सो ये जो इंडिया ने स्टेप लिया था, इसके बाद हमारे रिलेशंस बहुत हल्के हल्के इंप्रूव होने लगे, बट एक्चुअल जो इन रिलेशंस का टेस्ट आया वो आया 1999 कारगिल वॉर के दौरान। जब पाकिस्तान हाइट्स पे बैठा था तब इंडिया को चाहिए थे प्रिसीजन बॉम्ब्स, और इंडिया ने उस टाइम इसराइल से उनकी मांग करी, और इसराइल ने इमरजेंसी स्टॉकपाइल से निकाल के इंडिया को प्रिसीजन बॉम्ब्स दिए, और उन प्रिसीजन बॉम्ब्स की वजह से इंडिया को वॉर में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। अब ये जो इसराइल और इंडिया के यहाँ से कनेक्शंस डीपन होने शुरू हुए, इसके बाद आप देखेंगे कि 2000 में पहली बार बायलैटरल विजिट शुरू होती हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तब के जसवंत सिंह, इसके अलावा लीडर्स लाइक LK आडवाणी, ये इसराइल विजिट पे जाते हैं। ये दिखाता है कि इंडिया और इसराइल के रिलेशंस गहरे होने शुरू हो गए थे आफ्टर द कारगिल वॉर। हाउएवर इसके बाद रिलेशंस अपने नॉर्मल पेस पे चलते रहे, इंप्रूव होते रहे, हमारा ट्रेड और डिफेंस टाइज डीपन होते रहे, बट एक्चुअल जो टर्निंग पॉइंट आया है रिलेशंस में वो है 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती है। तब होता है कि अब इंडिया और इसराइल टाइज को और डीप किया जाएगा, और 2017 में PM मोदी पहले PM बनते हैं इंडिया के जो कि इसराइल को विजिट करते हैं। और जब वो इसराइल को विजिट करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है कि वहाँ के PM नेतन्याहू उनको कहते हैं कि आइए, इसराइल आपका 70 साल से इंतज़ार कर रहा है अपने दोस्त इंडिया का। इस पूरी विजिट में सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यह थी कि कस्टम ऐसा था कि कोई भी इंडियन जब इसराइल विजिट करता था तो वो पैलेस्टीन भी जाता था, बट PM मोदी केवल इसराइल गए और जो कस्टमरी पैलेस्टीन जाते हैं उसको नहीं किया। तो इंडिया की जो पॉलिसी रही है डी-हाइफनेशन पॉलिसी टुवर्ड्स इसराइल, उसको इन्होंने पूरा का पूरा अपहोल्ड किया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये डी-हाइफनेशन पॉलिसी क्या है? तो डी-हाइफनेशन पॉलिसी बेसिकली ये है इसराइल और पैलेस्टीन की, कि हम इन दोनों को साथ में नहीं देखेंगे। हम इसराइल को इसराइल की तरह ट्रीट करेंगे और पैलेस्टीन को पैलेस्टीन की तरह ट्रीट करेंगे। इसराइल से जुड़ा हर मुद्दा एक लेंस से नहीं देखेंगे पैलेस्टीन के, या पैलेस्टीन से जुड़ा हर मुद्दा एक इसराइल के लेंस से नहीं देखा जाएगा। हमें जब इसराइल से बात करनी है हम इसराइल से करेंगे, और डिफेंस टाइज करने हैं जो भी, एट द सेम टाइम हम पैलेस्टीन से भी बात कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डी-हाइफनेशन पॉलिसी। इंडिया ने ये हमेशा अपनाई है इन इसराइल पैलेस्टीन रिलेशंस। हाउएवर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद, इसराइल के साथ इतने अच्छे टर्म्स होने के बाद भी, हमने पैलेस्टीन का जो सपोर्ट हम करते हैं ट्रेडिशनली उसे कभी छोड़ा नहीं है। हम अभी भी UN में हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 2017 में PM मोदी गए थे, एट द सेम टाइम 2018 में PM मोदी पैलेस्टीन गए थे, और तब वो इसराइल नहीं गए थे। इसके अलावा 2018 में पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास इंडिया आए थे, और वहाँ पर इंडिया ने उन्हें होस्ट करा था और उन्हें अश्योर किया था कि हम पैलेस्टीन कॉज के साथ हैं। तो ये जो इंडिया की पॉलिसी रही है बैलेंस करने की, जिसको बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं मिडिल ईस्ट में, कि इतनी अलग पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट की, और इंडिया हैज़ बीन वन कंट्री जो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता रहा है। हमारे सऊदी अरेबिया, इसराइल, ईरान, UAE सबके साथ अच्छे टर्म्स रहे हैं। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, I2U2 एक ग्रुपिंग बनी थी जिसका इंडिया, इसराइल, UAE और USA पार्ट थे। इन सब से क्या हो रहा था कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स इंडिया के लिए थोड़ी इजी होती जा रही थी, कि अगर वहाँ पे टाइज नॉर्मलाइज होते गए तो इंडिया के लिए इजी होगा कि वहाँ पे नेविगेट करना। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया ने रिसेंट G20 समिट में एक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्रपोज किया था, जो कि कनेक्टिविटी बढ़ा रहा था यहाँ से मिडिल ईस्ट की। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया के लिए अच्छा हो रहा है तो देयर आर पावर्स जो नहीं चाहेंगी कि मिडिल ईस्ट में शांति आए, इंडिया जैसी कंट्री वहाँ पे उसका फुटहोल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने ट्राई करा है कि ये जो प्रोग्रेस है, ये जो स्टेबिलिटी आ रही है, इसको किसी तरह रोका जाए। और जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीछे भी बहुत जियोपॉलिटिक्स है। खैर उस जियोपॉलिटिक्स को हम अगले वीडियो में समझेंगे, जिसमें बहुत प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अलग अलग सबके फ़ायदे हैं, और सब चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। फिलहाल गाइज ये था आज का वीडियो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो, मिलते हैं अगले वीडियो में।